किस जगह पर शादी कर दी मेरे माता पिता ने। ऐसा निकम्मा पति मिला है जो एक ढंग का तोहफा भी नहीं दे सकता। आज जन्मदिन है मेरा और तोहफे में उठाकर क्या लाया है, ये फूलों का गुलदस्ता और ये 1,000 रुपए की साड़ी। शादी के इन 16 सालों में कोई साल तो ऐसा गया हो जिसमें कोई गहना लाकर दिया हो। इससे तो मेरी सहेली मीरा ही ज़्यादा अच्छी है। उसका पति हर बर्थडे पर कुछ ना कुछ गहना उसे तोहफे में देता है, फिर वो पहनकर इतराती हुई सबको दिखाती फिरती है। यहाँ तो पति दूसरों को दिखाने के सारे रास्ते ही बंद कर देता है। क्या दिखाओ, ये साड़ी और गुलदस्ता। वंदना निरंतर बड़बड़ किए जा रही थी, जबकि राजेश चुपचाप बैठा अपना बैग तैयार कर रहा था। साथ ही साथ उसकी बड़बड़ाहट भी सुन रहा था। वो भी क्या बोलता, पत्नी महत्वाकांक्षी थी और अब नई नई सहेलियों के साथ और ज़्यादा हो गई। कम में खुश ही नहीं होती। और वो ठहरा एक टीचर, महीने के 35-40 हज़ार रुपये कमाने वाला, उसकी जेब ज़्यादा खर्च करने से उसे रोकती। आखिर एक मध्यम वर्गीय परिवार की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जब पत्नी नहीं समझती तो पति तो इस चीज़ को समझेगा ही। राजेश की कोई इतनी तनख्वाह भी नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्चा निकालने के बाद इतना पैसा निकाल पाए। दोनों बच्चों की पढ़ाई थी, अम्मा की दवाइयाँ थी, घर के खर्चे, रिश्तेदारी भी देखना होता था। बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए भी कुछ तो जमा करके रखना था। आखिर मध्यम वर्गीय आदमी अपना हाथ खींचे भी तो कितना। और ऊपर सोने के भाव तो वैसे भी आसमान छू रहे हैं। और इधर पत्नी ऐसी थी जो अपनी सहेलियों को देख देख कर हमेशा उस पर दबाव बनाती थी। वो उसे तोहफे में सोने के गहने ही ला कर दे, ये तक नहीं देखती कि उसका परिवार उसकी कितनी कदर करता है। वो तो रात के 10 बजे ही सो गई थी। उसके बर्थडे के लिए राजेश और बच्चों ने मिलकर हॉल सजाया था। अम्मा जी ने अपने हाथों से गर्मा गर्म हलवा बनाया। राजेश 10 बजे के बाद मार्केट जाकर खास उसके लिए केक लेकर आया था। सबको लगा था कि वो ये सब देखकर खुश होगी, पर नहीं। 12 बजे सब ने उसे सरप्राइज़ दिया तो अपने तोहफे को देखकर उसने तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सबके प्यार और दुलार को सिर्फ तोहफे के पीछे कुछ नहीं समझा। सब ने प्लान कर रखा था कि आज कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बल्कि घर पर रहकर वंदना का बर्थडे कुछ खास करेंगे। लेकिन वंदना के इस तरह के व्यवहार से सब लोग हैरान तो नहीं, पर परेशान थे। हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि वो तोहफे में सिर्फ गहने सोचती है, पर परेशान इसलिए कि सबका मूड ऑफ हो चुका था। वो कभी घर वालों की भावनाएं नहीं देखती, इसलिए सुबह होते ही बच्चे मनन और वाणी चुपचाप अपने स्कूल चले गए। और अब राजेश भी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा जी भी नाश्ते में मसालेदार खिचड़ी बनाकर अपने कमरे में माला फेर रही थी। जानती थी कि आज वंदना कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो अभी भी बड़बड़ा रही थी। राजेश अम्मा जी के कमरे में गया और बोला, अम्मा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम कुछ खाकर दवाई ले लेना। अम्मा जी ने एक नज़र राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। साफ लग रहा था कि अपनी पत्नी के इस व्यवहार से वो शायद रो भी चुका है। अम्मा जी ने उसे शांत रहने के लिए इशारा किया और उसे अपने पास बुलाया। राजेश जाकर अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तूने कुछ खाया? अम्मा की बात सुनते ही राजेश की आंखों में आंसू आ गए। भूख नहीं है अम्मा, सब ठीक हो जाएगा, बस तू शांत रह और अपने आप को मजबूत कर। मैंने मसालेदार खिचड़ी बनाई है, बच्चों के टिफ़िन में भी वही रख दी है, तू भी वही खा ले। रुक, मैं लेकर आई। अम्मा की बात सुनकर राजेश कुछ कह नहीं पाया। अम्मा उठकर जाने लगी तो राजेश ने रोक दिया। अम्मा मुझे सचमुच भूख नहीं है, आप बैठो, बस मैं अभी निकलता हूँ।
टाइम से पहुंचूंगा तो सही रहेगा। आप नाश्ता कर लेना, देर हो रही है। रुक, मैं तेरा टिफ़िन पैक कर देती हूँ, वहाँ खा लेना। राजेश ने रोकने की कोशिश की, पर अम्मा मानी ही नहीं। रसोई में गई और खिचड़ी टिफ़िन में पैक कर दी और लाकर राजेश को दे दिया। याद से खा ही लेना, भूखा मत रहना और ज़्यादा सोच मत, है ना? अभी हम कमज़ोर हैं तो क्या हुआ, भगवान ने भी तो हमारी किस्मत में कुछ लिखा ही होगा। अम्मा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। अम्मा को देखकर राजेश मुस्कुराते हुए वहां से रवाना होने लगा। तभी अंदर से वापस वंदना का बड़बड़ाना शुरू हो गया। लो, चल दिए सब लोग अपने अपने काम पर, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैं यहाँ नौकर लग रही हूँ सबकी, जो अपने जन्मदिन के दिन भी मुझे आराम नहीं है। पर मैं भी नहीं करने वाली काम, जा रही हूँ अपने मायके। पता नहीं ऐसे लोग जो अपनी बीवी के शौक पूरे नहीं कर पाते तो शादी करते ही क्यों हैं। अचानक ये शब्द राजेश के कान में पड़े तो दोबारा उसका मूड खराब हो गया। अम्मा, तुम कहो तो तुम्हें मौसी के घर छोड़ दूँ? हम लोग तो चलो अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें दिन भर इसको झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तू बस शांत मन से अपने काम पर जा। वैसे भी ये तो अपने मायके जा रही है तो शांति रहनी ही है, फिर बच्चे भी तो घर पर आएंगे, वो कहाँ जाएंगे, अम्मा ने कहा और राजेश को वहाँ से ऑफिस स्कूल के लिए रवाना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। तभी राजेश को गए कुछ देर ही बीती थे कि वंदना भी वहाँ से रवाना हो गई। वंदना के जाते ही अचानक अम्मा जी का मोबाइल बज उठा। किसी अजनबी का फ़ोन था। उसने कहा कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया। अम्मा रोती हुई वंदना को फ़ोन लगाने लगी। वंदना ने फ़ोन तो उठाया, लेकिन अम्मा जी की बात सुने बगैर ही बोलना शुरू कर दिया। अम्मा जी, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं नहीं रुकने वाली। मैं अपने मायके जा रही हूँ। कम से कम आप लोगों से अच्छा जन्मदिन तो मेरे माता पिता ही सेलिब्रेट कर देते हैं। बहू वह, इसके आगे अम्मा जी बोल ही नहीं पाई क्योंकि वंदना ने फ़ोन काट दिया। अम्मा जी बार बार फ़ोन ट्राई कर रही, लेकिन वंदना ने फ़ोन ही नहीं उठाया। आखिर थक हार कर अम्मा जी पड़ोस में रहने वाली सुधा जी के घर पहुंची और वहां जाकर उस फ़ोन कॉल के बारे में बताया। अरे भाभी जी, कौन से अस्पताल में एडमिट कराया है? उसने ये नहीं बताया। मैंने तो पूछा ही नहीं। मेरे तो एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हाथ पैर फूल गए थे। अम्मा ने रोते हुए कहा, लाइए आपका फ़ोन लीजिए, मैं ज़रा फ़ोन करके पूछती हूँ उस नंबर पर। सुधा जी ने फ़ोन करके बात की और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अम्मा जी को लेकर अस्पताल पहुँची। साथ ही अपनी बहू को राजेश के घर की चाबी दे दी ताकि जब दोनों बच्चे आ जाए तो उन्हें घर की चाबी दे दे। अस्पताल पहुंचकर देखा तो राजेश के सिर पर हल्की चोट लगी थी और बाएं हाथ में फ्रैक्चर था। भगवान का शुक्र था कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। हॉस्पिटल जाकर भी अम्मा ने दोबारा वंदना को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया तो अम्मा ने भी थक हार कर फ़ोन लगाना बंद कर दिया। इधर बच्चे जब घर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अम्मा हॉस्पिटल गई हैं। तो 7 साल का मनन रोने लगा, यहाँ तक कि 15 साल की वाड़ी भी घबरा गई। तब सुधा जी की बहू ने अम्मा से बाड़ी की बात करवाई। अम्मा ने बाड़ी को समझाया कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पापा को हल्की फुल्की चोट लगी है, शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। तब जाकर बाड़ी को तसल्ली हुई और वो मनन को चुप कराते हुए घर ले आई और घर लाकर उसे कुछ खिला पिला कर सुला दिया। शाम को राजेश और अम्मा जी के आने से पहले वंदना घर पहुंच गई, लेकिन बच्चों ने उससे कोई बात नहीं की। लेकिन अम्मा जी को घर में ना देखकर वंदना ने पूछा, तुम्हारी दादी कहाँ गई है और तुम दोनों अकेले घर पर क्यों हो? मैं कह कर गई थी मैं अपने मायके जा रही हूँ, फिर भी ना जाने
कितनी बार फ़ोन लगा दिया और अब तुमको अकेला छोड़कर चली गई। उसकी बात सुनकर बाड़ी को बहुत गुस्सा आया। वो अपने कमरे में गई और अपने कमरे में से अपना और मनन का दोनों का गुल्लक उठाकर ले आई और उसके सामने रखते हुए बोली, मम्मी आपको गहने चाहिए ना? ये 2 गुल्लक हैं, इन्हें फोड़ लो और जो भी पैसा निकले उससे अपने लिए गहना खरीद लेना। जानती हूँ मैं कि इसमें पैसा कम है, लेकिन वादा करती हूँ कि जब बड़े होकर कमाने लग जाऊंगी ना, तो आपको गहने दिलवा दूंगी। पर कम से कम भगवान के लिए घर में शांति रहने दो। यूँ हर समय पापा के पीछे मत पड़ी रहा करो। आज पहली बार वंदना ने बाड़ी को चिल्लाते देखा था और वह भी अपने पापा के पक्ष में। ये देखकर वंदना और ज़्यादा तिलमिला गई। ओह, तो अब ये सिखाया जा रहा है तुम्हें मेरे खिलाफ? अरे, एक औरत अपने पति से अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? तुम भी 15 साल की हो गई हो, क्या तुम्हें समझ नहीं है? अपनी माँ से बोलने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? तमीज़ की बात तो आप कीजिए ही मत मम्मी। हमने पूरी रात आपके लिए इतनी मेहनत की, लेकिन आपको वो सब नहीं दिखा। आपको दिखा तो सिर्फ के तोहफे में सोने के गहने नहीं थे। आपकी सहेलियाँ क्या करती हैं हमें उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप क्या करती हो इससे हम सबको फ़र्क पड़ता है। आज पापा कितनी टेंशन में घर से निकले थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और आपको अभी भी अपने तोहफे की पड़ी है। एक्सीडेंट? कैसे हो गया एक्सीडेंट? मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मा आपको बार बार फ़ोन लगा रही थी ना, आपने एक बार फ़ोन उठाकर पूछना भी ठीक नहीं समझा कि वो फ़ोन क्यों लगा रही थी? आपको ठीक लगेगा भी क्यों? आपको तो गहने चाहिए, पति से आपको क्या लेना देना? अपनी बेटी की बात सुनकर वंदना शॉक्ड रह गई। तब तक अम्मा और सुधा जी राजेश को साथ लेकर वापस घर लौट आए। राजेश को देखते ही वंदना उसके पास दौड़ती हुई गई और बोली, आप ठीक तो है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? लेकिन उसे देखकर राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस अम्मा से ही बोला, अम्मा मैं आराम करना चाहता हूँ, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। सुधा जी भी अपने घर रवाना हो गई। पर अम्मा वंदना से बोली, बहू तुझे पति नहीं गहने चाहिए ना? ये मकान बेचकर तुझे तेरे गहने दिलवा दूंगी। हम किराए के घर में रह लेंगे, पर मेरे बेटे को चैन से रहने दे। आज वो रो कर गया है घर से, सिर्फ तेरी जिद के कारण। एक बार उसके बगैर अपनी ज़िंदगी सोच कर देख। क्या तुम अकेली घर की जिम्मेदारी उठा लोगी? ऐसा तोहफा ही किस काम का जो किसी की जान पर ही बन जाए? अम्मा जी के इस सवाल से ही वंदना सिहर गई और रोती हुई अपने कमरे में आ गई और राजेश से बोली, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, तुम हो तो सब कुछ है, मुझे माफ़ कर दो। वंदना की बात सुनकर राजेश मुस्कुरा दिया। वंदना, तुमने मुझे समझा, वही बहुत है। हम मध्यम वर्ग के लोगों के अपनी एक सीमा होती है। हम कितनी ही कोशिश कर लें, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आखिर राजेश ने भी वंदना को माफ़ कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर